वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो हम सेल्स मैनेजर की वीडियो का डिस्कशन कर रहे थे। जो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि अगर सेल्स डिक्लाइनिंग हो तो हमें उसको किस एंगल से देखना चाहिए, कैसे उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करनी चाहिए। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि अगर आपका केस है तो उसमें अगर प्रॉफिट्स डिक्लाइन हो रहे हैं, तो अगर क्लाइंट के प्रॉफिट्स लगातार डिक्लाइंड है तो उसको कैसे जस्टिफाई करें, उसको किस एंगल से देखें। क्या डिक्लाइन इन प्रॉफिट जस्टिफेबल हो सकता है? कई बार क्रेडिट टीम इसके बेस पे केस को मना भी कर देती है कि प्रॉफिट्स बहुत गिर गए हैं, ये तो क्लाइंट पैसे ही नहीं कमा रहा। तो कैसे बात करें, कैसे जस्टिफाई करें? तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि भाई ये जो हमारे प्रॉफिट्स हैं वो क्यों डिक्लाइन हो रहे हैं, किस वजह से गिर रहे हैं प्रॉफिट्स। पहले तो इस चीज को अंडरस्टैंड करें। तो अगेन लाइक द सेल्स एनालिसिस वीडियो, तो जो प्रॉफिट्स डिक्लाइन का रीजन है वो एक्सेप्टेबल रीजन भी हो सकता है और वो नॉन एक्सेप्टेबल रीजन भी हो सकता है। तो हम दोनों रीजंस को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से है। देखिए, फर्स्ट रीजन की बात करते हैं, हम एक्सेप्टेबल रीजंस को पहले समझते हैं कि जो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं एज अ क्रेडिट अंडरराइटर भी, और एज अ सेल्स गाय हम क्रेडिट को समझा सकते हैं। पहला रीजन है एक्सेप्शनल कॉस्ट या एक्सेप्शनल एक्सेप्टेंसेस। कई बार आपके बिजनेस में क्या होता है कि आपने जिस बोरोवर को फंड करना है, आपने उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा और वो देखा कि उसके प्रॉफिट्स बहुत गिर गए हैं, बहुत गिरावट है। पर आपने देखा कि उसके बिजनेस में कुछ खर्चे आपने एनालाइज किए और आपने पाया कि कुछ एक्सेप्शनल खर्चे पड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए जैसे लॉस बाय फायर पड़ा हुआ है, लॉस बाय फायर का खर्चा पड़ा है, कोई बहुत बहुत गंदे वाले, बहुत बुरे वाले, कोई बहुत हैवी बैड डेट्स हो गए हैं उसको बिजनेस में, कुछ उसको लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट हो गया, कोई भूकंप आ गया उससे उसको नुकसान हो गया, कोई चोरी हो गई उससे उसको नुकसान हो गया। तो एनी काइंड ऑफ एक्सेप्शनल खर्चा हो गया कि जो रेगुलर नेचर का नहीं था, जो रेगुलर नेचर में कभी ऑकर नहीं होता, एक्सेप्शन खर्चा होने की वजह से उसका प्रॉफिट गिर गया। तो ऐसे अगर एक्सेप्शन खर्चे को जिसको हम जस्टिफाई कर सकें कि ये हर साल नहीं होने वाला और इस खर्चे की वजह से प्रॉफिट गिरा है, तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल चीज है, राइट। दूसरा दूसरा एक्सेप्टेबल पॉइंट क्या होता है? इंटरनल अक्रूवल्स। देखिए, इंटरनल अक्रूवल्स क्या होते हैं कि जैसे मान लीजिए फर्म ए है, फर्म ए है, तो फर्म ए में मिस्टर ए प्रोपराइटर है या पार्टनर है या कोई डायरेक्टर है, ठीक है। तो मिस्टर ए की फैमिली में कौन कौन है? मिस्टर ए की वाइफ है, मिस्टर ए का सन है, मिस्टर ए के फादर हैं, मिस्टर ए के मदर हैं, ठीक है। ऐसे करके फैमिली मेंबर्स हैं। तो क्या होता है कि देखिए, मिस्टर ए को पता है कि मैंने अपनी फर्म से 10 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया और 10 लाख रुपए के प्रॉफिट के ऊपर मेरे को टैक्स पे करना पड़ेगा। तो उनको पता है कि वाइफ को इनकम टैक्स की स्लैब्स का अलग बेनिफिट है, सन को अलग बेनिफिट है, फादर को अलग है, मदर को अलग है। तो वो क्या करता है कि वो कहता है कि यार ये जो 10 लाख रुपए का प्रॉफिट है, अगर मैं इस प्रॉफिट को डिवाइड कर दूं हमारी फैमिली में तो मैं कहीं कहीं ना कहीं टैक्स बचा सकता हूँ। उदाहरण के लिए वो बोलता है कि 10 लाख रुपए में से मैं 2 लाख रुपए वाइफ को सैलरी दिखा देता हूँ, 1 लाख रुपए अपने बेटे को रेंट दिखा देता हूँ, ठीक है, 1 लाख रुपए अपने फादर को इंटरेस्ट का बर्डन दिखा देता हूँ, सो एंड सो फोर्थ। इस तरह के खर्चे जो दिखा देता है, इसको हम बोलते हैं इंटरनल अक्रूवल्स। ये वाले इंटरनल अक्रूवल्स भी हो सकते हैं, या जैसे डायरेक्टर सैलरी होता है, पार्टनर सैलरी होता है, पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, ये भी एक तरह का इंटरनल अक्रूवल ही है। तो जैसे इसने ये 4 लाख का खर्चा दिखा दिया तो इसका प्रॉफिट बच गया बैलेंस 6 लाख रुपए। तो इसको अब टैक्स 6 लाख पे देना पड़ेगा, और ये जो 2 लाख, 1 लाख और 1 लाख है, इनके ऊपर इनको स्लैब का बेनिफिट मिल जाएगा। तो अगर इंटरनल अक्रूवल्स उसके वहां पे हो रहे हैं, तो इंटरनल अक्रूवल्स की वजह से प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है, तो ये एक एक्सेप्टेबल पॉइंट है। दूसरा सिनेरियो कि अगर इंटरनल अक्रूवल की वजह से प्रॉफिट डिक्लाइन भी नहीं हुए, मान लीजिए 2022 और 23 में इंटरनल अक्रूवल सेम लेवल पे हैं, ठीक है, तो हम क्रेडिट को क्या प्रेजेंट कर सकते हैं? हम क्रेडिट को प्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई यार यार ये देख क्रेडिट वाले, कि जो ये नेट प्रॉफिट है जो तू देख रहा है कि यार इसने तो सिर्फ 0.5% नेट प्रॉफिट कमाया, यार तू उसमें इंटरनल अक्रूवल तो ऐड करके देख, इंटरनल अक्रूवल तो ऐड करके देख, तो तेरे को पता चलेगा कि एक्चुअल में इस बिजनेस ने एनुअल कितना प्रॉफिट कमाया था। इंटरनल अक्रूवल तो तेरे को भी पता है कि उसने अपने टैक्सेशन को मैनेज करने के लिए खर्चे दिखाए हुए हैं, और पैसा तो सारा फैमिली के अंदर ही है, फैमिली के बाहर तो कहीं गया नहीं है पैसा। तो तू उसको ऐड करके देखेगा तो तेरे को पता चलेगा कि एक्चुअल में ये बिजनेस कितने प्रॉफिट कमा रहा है। तो इस तरह से इंटरनल अक्रूवल का हम यूज कर सकते हैं अपने प्रॉफिट्स को जस्टिफाई करने के लिए। थर्ड एंगल हमारे पास आता है हाई डेप्रिसिएशन का। कई बार क्या होता है कि जो आपका बोरोर है उसने कोई प्रोजेक्ट लगाया या उसने कोई कैपेक्स किया हैवी, कोई बिल्डिंग खड़ी कर दी नहीं, कोई मशीनरी, हैवी मशीनरीज इंपोर्ट की हैं, कोई मशीनरी लगा दी नहीं। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि एक्सेप्शनल कैपेक्स करने की वजह से, चाहे वो पिछले 12 या 18 महीनों में जो भी उसने कैपेक्स किया,
उसकी वजह से डेप्रिसिएशन का बर्डन बुक्स में बहुत बढ़ गया है। डेप्रिसिएशन का बर्डन बहुत बढ़ गया बुक्स में, क्योंकि इनकम टैक्स में एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलती है प्लांट एंड मशीनरी पे। तो ये हाई डेप्रिसिएशन होने की वजह से उसके जो प्रॉफिट्स हैं वो गिर गए हैं, वो डिप आ गया प्रॉफिट में। तो ऐसे सिनेरियो में आप जस्टिफाई करने की कोशिश कीजिए क्रेडिट टीम को कि भाई देख, कैपेक्स होने की वजह से ऐसा कुछ हुआ है, अदरवाइज ऐसा कभी भी नहीं होना था उसका। और ये कैपेक्स का इम्पैक्ट इसको आगे चल के बढ़ती हुई सेल्स में, बढ़ते हुए प्रॉफिट्स में ऑब्वियसली नजर आएगा ही आएगा। तो तू इसको कंसीडर करके चल, राइट। तो कैपेक्स वाला पॉइंट आप इसमें समझा सकते हो, और इसमें आप उसको बोल सकते हो कि भाई आप कैश अक्रूवल चेक करो क्लाइंट के बिजनेस से। कैश अक्रूवल तो डेप्रिसिएशन एड बैक करके कैलकुलेट होते हैं ना, तो आप कैश अक्रूवल चेक करो, तो कैश अक्रूवल आपको क्लाइंट के बड़े हुए नजर आएंगे, सही नजर आएंगे, राइट। तो ये हो गया। तीसरा एंगल क्या होता है? तीसरा एंगल हालांकि डिस्कशन हमें करना नहीं चाहिए। देखिए, टैक्स प्लानिंग होती है। आपको पता है कि जो आपका एमएसएमई क्लाइंट है, एमएसएमई क्लाइंट ज्यादा प्रॉफिट्स बुक्स में दिखाते नहीं है, मैनेज करके चलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट, राइट। वो बिलीव नहीं करते ज्यादा टैक्सेशन पे करना। तो थोड़ा आपको जजमेंटल भी होना पड़ेगा, थोड़ा इंडस्ट्री को भी समझना पड़ेगा एज अ क्रेडिट गाय कि भाई वो इंडस्ट्री में कितने प्रॉफिट्स का ट्रेंड चल रहा है सिमिलर इंडस्ट्री में, राइट। तो दूसरा एक एंगल आप यहाँ पे चेक कीजिए उसकी जीएसटी पेमेंट का। अक्सर आपने कई बार लोगों को देखा होगा एमएसएमई में कि वो जीएसटी जमा ही नहीं करवाते गवर्नमेंट को। जीएसटी जमा करवाने का मतलब क्या होता है कि आपको इनपुट के ऊपर जितना टैक्स मिला परचेज के टाइम पे, आउटपुट के ऊपर आपको जितना कलेक्ट हुआ, मान लीजिए इनपुट के टाइम पे आपको 10 रुपए मिला, आउटपुट के टाइम पे आपने 12 रुपए कलेक्ट किया, तो आपने 2 रुपए गवर्नमेंट को नगद जमा करवा दिया, डिपॉजिट करवा दिया गवर्नमेंट को। तो ये डिपॉजिट वाली एंट्रीज आपको ज्यादातर देखने को नहीं मिलती। ये अक्सर मंथ की 20th को जमा होता है, हर मंथ की, ठीक है, पिछले महीने का। तो अगर कोई क्लाइंट जीएसटी डिपॉजिट करवा रहा है, तो सरकार को टैक्स पे कर रहा है, टैक्स की पेमेंट कर रहा है सरकार को। तो ये एक हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट होता है कि भाई देख, क्लाइंट कितना ज्यादा अच्छे से और जेन्युइनली बुक्स को मैनेज कर रहा है और गवर्नमेंट को जीएसटी तक जमा करवा रहा है सारा, जबकि लोग ये चीज करने से बचते हैं और बुक्स को मैनेज करके चलते हैं, राइट। तो आप इस चीज को कंसीडर करो कि क्लाइंट इस तरह का नहीं है, क्लाइंट बहुत जेन्युइन है और अपनी बुक्स को जेन्युइनली मेंटेन कर रहा है, तभी तो वो अपनी जीएसटी को जमा करवा रहा है, कुछ भी बोगस नहीं है उसका, ठीक है। बाकी उसका टैक्स प्लानिंग वाला पॉइंट आपको इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट हम जस्टिफाई कर सकते हैं डिवीजन ऑफ प्रॉफिट इन मल्टीपल फर्म। जैसे मैंने यहाँ पे आपको प्रॉफिट्स का डिवीजन समझाया विद इन द फैमिली, ऐसे ही वो क्या कर सकता है कि प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए मल्टीपल फर्म्स क्रिएट कर सकता है। जैसे उसने मिस्टर ए ने फर्म ए बनाई हुई थी, तो वहां पे उसने कुछ प्रॉफिट दिखाया, अब उसने अपने वाइफ के नाम पे फर्म बी बना ली, फादर के नाम पे फर्म सी बना ली, पार्शियल पार्शियल बिजनेस इनमें शिफ्ट कर दिया, पार्शियल पार्शियल बिजनेस शिफ्ट कर दिया और पार्शियल पार्शियल अकॉर्डिंगली प्रॉफिट भी शिफ्ट हो गया, प्रॉफिट भी शिफ्ट कर दिया। तो प्रॉफिट शिफ्ट कर दिया इधर, तो इन लोगों को टैक्सेशन का अलग बेनिफिट मिल जाएगा अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे प्रॉफिट आपको थोड़ा कम दिखेगा, थोड़ी सेल भी कंपैरेटिवली कम दिखेगी। हो सकता है कि इंटर ग्रुप सेल परचेज करके वो यहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा ट्रांसफर कर दे। तो इंटर ग्रुप ट्रांजैक्शंस की वजह से भी डिवीजन किया जा सकता है मल्टीपल फर्म्स बना के। तो ऐसे सिनेरियो में अगर ऐसा कुछ आपके क्लाइंट ने किया है, तो आप कोशिश कीजिए कि जो अदर ग्रुप फर्म्स हैं क्लाइंट की, अदर ग्रुप फर्म्स हैं, उनको साथ में फंड कर दो आप, उनको साथ में लोन दे दो आप, राइट। तो ये चीज आप कंसीडर करके चलो। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कंसीडर करना फैमिली आईटीआर। देखिए, हम जब किसी क्लाइंट को पैसा देते हैं तो उसकी खाली किताबों के ऊपर पैसा नहीं दिया जाता, क्लाइंट की वर्थ के ऊपर हमें पैसा देना चाहिए, खासतौर पे एमएसएमई सेगमेंट में। तो क्लाइंट की वर्थ के ऊपर हमें पैसा देना चाहिए, बुकिश अंडरराइटिंग करके हमें पैसा देने की कोशिश कम करनी चाहिए, खास करके एमएसएमई बिजनेसेस में, ठीक है। तो ऐसा कुछ जब होता है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एक क्लाइंट की टोटल फैमिली आईटीआर कितनी है। देखिए, उसकी फैमिली में जो जो उसके क्लोज मेंबर्स हैं, जैसे फादर है, मदर है, वाइफ है, सन है, ठीक है, तो उनकी सबकी आईटीआर जाती है। तो आप सबका चेक कीजिए कि भाई आपका जो बंदा है, बोरोर फर्म है, जो बोरोर फर्म की ग्रॉस टोटल इनकम कितनी रिपोर्ट हो रही है और टैक्स उसने कितना दिया, उसके पार्टनर्स की इंडिविजुअली ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है, टैक्स कितना दिया, उनके फैमिली मेंबर्स जिस जिसकी भी आपके पास आईटीआर अवेलेबल है, तो उन्होंने ग्रॉस टोटल इनकम कितनी रिपोर्ट की और टैक्स कितना जमा किया। तो यहां से आप चेक करें कि टोटल उस परिवार की, उस बोरोर की फैमिली की ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है और टोटल लेवल पे उसने सरकार को कितना टैक्स जमा करवाया। तो यहां से उसको जज करने की कोशिश करें। कई बार ये हो सकता है कि आपको बोरोर लेवल की ग्रॉस टोटल इनकम और टैक्सेशन की अमाउंट कम नजर आए, पर यहाँ पे आपको बहुत हैवी अमाउंट नजर आए,
इस सेगमेंट में, टोटलिटी में, तो आपको समझ में आएगा कि इस बोरोर की वर्थ कितनी है टोटलिटी में, कि ये सिर्फ अपने प्रॉफिट्स को किस तरह से अलग अलग आईटीआरस में मैनेज कर रहा है। ठीक है, तो इस एंगल से जज करने की कोशिश करें और अपना कंफर्ट ड्राइव करने की कोशिश करें। देखिए, कई बार प्रॉफिट डिप होने का कारण रहता है इंडस्ट्री का चेंज, कि ओवरऑल इंडस्ट्री में कुछ ऐसा चेंज हो गया कि जो क्लाइंट के बस में था ही नहीं। कोई गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी चेंज कर दी जिससे प्रोडक्ट के प्राइसेस प्रभावित हो गए, जिससे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी प्रभावित हो गई। कोई इंपोर्ट फॉरेन कंट्री से बैंड था, गवर्नमेंट ने वो फॉरेन का जो इंपोर्ट था वो ओपन कर दिया। वो फॉरेन का इंपोर्ट ओपन करने की वजह से देश के अंदर फॉरेन मटेरियल की सप्लाई इंक्रीज हो गई। सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से आपके प्रोडक्ट के दाम गिर गए, आपके मार्जिन आपको कंपटीशन बढ़ने की वजह से कम करने पड़ गए, तो इस वजह से आपका प्रॉफिट गिर गया ऑब्वियसली। तो ऐसा कुछ है। देखिए, बाकी डिसीजन, फाइनल डिसीजन तो आपको टोटलिटी में लेना होता है, सारी जजमेंटल कॉल लेके। बट ये एक पॉइंट वर्थ नोट टेकिंग है ना, आपको ये समझना पड़ेगा ना कि भाई इंडस्ट्री चेंज की वजह से ऐसा कुछ हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्लाइंट का बस था ही नहीं। हम प्रॉफिट मार्जिन को डिक्लाइन कंसर्न कब मानते हैं? हम प्रॉफिट मार्जिन को डिक्लाइन कंसर्न तब मानते हैं जब हमें पता लगे कि क्लाइंट कमा ही नहीं पा रहा, अपना प्रोडक्ट नहीं बेच पा रहा, कोई उसका प्रोडक्ट का उसको दाम देने को तैयार नहीं है, उसी को ही हम रिस्की मानते हैं ना। तो ये एंगल हमेशा जरूर में ध्यान रखें। नेक्स्ट चीज ध्यान में रखना है, कई बार क्या होता है कि आपका क्लाइंट जिस इंडस्ट्री में डील कर रहा है, जिस इंडस्ट्री में डील कर रहा है वो एक फ्लक्चुएटिंग प्राइस की इंडस्ट्री है। उसके प्राइजेस बहुत ऊपर नीचे शफल होते हैं। जैसे आयरन एंड स्टील हो गया, आयरन एंड स्टील है, कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। ठीक है, पेट्रोल नहीं, मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी साथ में। ठीक है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, टेक्सटाइल में यार्न की इंडस्ट्री है, कोई एग्रीकल्चर रिलेटेड कमोडिटी है, तो उसके प्राइजेस बहुत शफल होते हैं, बहुत ज्यादा हिलते हैं। तो कई बार कोई क्लाइंट ऐसी गलती कर देता है कि उसने इस एक्सपेक्टेशन में कि आगे चल के प्राइस बढ़ जाएंगे, इस एक्सपेक्टेशन में उसने स्टॉक ज्यादा जमा कर लिया, स्टॉक ज्यादा जमा कर लिया अपने पास, स्टॉक ज्यादा खरीद के रख लिया कि भाई भाव बढ़ने वाले हैं, स्टॉक खरीद लो, स्टॉक खरीद लो। पर कई बार, हर बार डिसीजन तो सही नहीं रहते, कई बार डिसीजन उल्टा पड़ जाता है। मान लीजिए उसका डिसीजन हो गया गलत और दाम बढ़ने की बजाय गिर गए, बढ़ने की बजाय दाम गिर गए, और गिरने की वजह से क्या हुआ, उसने 100 रुपए का जो माल खरीदा हुआ था वो 60 रुपए का रह गया, तो उसको यहाँ पे 40 रुपए का लॉस हो गया स्टॉक के ऊपर ही, जो उसकी बैलेंस शीट में आपने क्लोजिंग स्टॉक देखा होगा। उस स्टॉक के ऊपर ही उसको खड़े खड़े 40 रुपए का लॉस हो गया। और वो 40 रुपए का लॉस जब नेक्स्ट ईयर वो माल बेचेगा, जब वो सेल आउट करेगा उसको, तो वो 40 रुपए का लॉस उसका नजर आएगा कि इसको इसने लॉस खाया था ये 40 रुपए का, तो लॉस खाया था तो आपका प्रॉफिट गिरा हुआ नजर आएगा। पर ऐसा कुछ एक्सेप्शनल केस में ही आपको अलाउ करना चाहिए, क्लाइंट का ओवरऑल विंटेज देखते हुए, क्लाइंट का ओवरऑल कंडक्ट देखते हुए, कि ये चीज हमें अलाउ करनी है कि नहीं करनी। बट ये वन ऑफ द रीजन उसका प्रॉफिट गिरने का हो सकता है। और अगर हमें ये चीज समझ में आती है और अगर हम ये कॉल लेने को तैयार हैं कि ये एक एक्सेप्शनल क्लाइंट से गलती हुई थी और उसके बाद अब उसने अपने स्टॉक के लेवल्स को बिल्कुल सही कर लिया, आप उससे स्ट्रेटेजी समझें कि सर अब आगे ऐसी गलती ना हो, तो अब आप क्या स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं, तो आप स्ट्रेटेजी समझिए एज अ बिजनेस गाय। देखिए, क्रेडिट हो करने का ये मतलब नहीं है कि अपने रेशोस वगैरह निकाल लेंगे वो कर लें। आपको एज अ बिजनेस गाय, एज अ बिजनेसमैन के फुटस्टेप में जाके समझना पड़ेगा कि अगर आपसे ये गलती हुई होती तो आप जो चीज इसको मिटिगेट करने के लिए, इसको सुधारने के लिए फ्यूचर में करते, कि आपका क्लाइंट वो कर रहा है कि नहीं कर रहा, अगर वो कर रहा है तो क्या वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। ठीक है, तो इस एंगल से इसको समझने की कोशिश करें। तो एक चीज मैं आपसे एक और डिस्कस करना चाहता हूं, लॉस की। कई बार आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में लॉस देखने को मिलता है, आपको माइंड अपना ओपन करके चलना पड़ेगा कि भाई देख, लॉस है तो लॉस होने का क्या रिस्क है। अगर कोई बंदा घाटे में है, लॉस कर रहा है, तो उसके पास देखिए क्या ऑप्शन है। पहली ऑप्शन क्या है कि वो बिजनेस बंद कर दे, कि मैं तो घाटे में हूं, मैं तो कमा ही नहीं पा रहा, मैं तो बिजनेस बंद कर रहा हूं। पहली ऑप्शन ये है। दूसरी ऑप्शन क्या है कि वो घाटे में है तो वो अपनी क्रेडिटर्स की पेमेंट स्टॉप कर देगा या डिले कर देगा, बैंक्स की ईएमआईज, बैंक का इंटरेस्ट, बैंक की पेमेंट्स डिले कर देगा या स्टॉप कर देगा। घाटे वाला बंदा ऐसे ही करेगा। या फिर वो क्या करने की कोशिश करेगा, या फिर वो मार्केट से पैसा डेट रेज करने की कोशिश करेगा। और जो घाटे वाला बंदा है, ये जो तीन सर्कमस्टांसिस मैंने डिस्कस किए, ये तीन सर्कमस्टांसिस हैं उस बंदे के, जो बंदा इन मतलब फंसा हुआ है, जो बंदा फंसा हुआ है, ये उस बंदे के सिनेरियोज है। ठीक है, लेकिन जो बंदा दमदार है, जिसके अंदर दम है, वो जो घाटा पूरा हुआ है, घाटा हुआ है, तो वो क्या होगा, वो ना तो बिजनेस बंद करेगा, ना ये पेमेंट डिले ये बैंकों की क्रेडिटर्स की करेगा, ना कोई मार्केट से डेट उठाएगा। जो ये सारी लाइबिलिटीज उसको पे करनी है, जो उसने घाटा पूरा करना है, उसकी भरपाई कहां से करेगा? खुद का पैसा डाल के, खुद का पैसा
डाल के, तो भाई अगर आपका बंदा ऐसा कर रहा है, ना ये किया उसने, ना ये किया, ना ये किया, ये किया अपने घाटे को पूरा करने के लिए, और आपको अब ये जस्टिफिकेशन है कि अब उसको घाटा नहीं होगा, अब उसका बिजनेस सही चलेगा, तो आप क्यों नहीं कॉल ले सकते? कॉल ले सकते हो बिल्कुल आप, राइट? बंदे को समझो, मैं ये जो कहना चाहता हूं। अब हम डिस्कस करते हैं नॉन एक्सेप्टेबल सर्कमस्टेंसेस, जो मेरा पर्सनल व्यू है, ठीक है। पहला रीजन हो सकता है कैश लॉस का। कोई बंदा कैश के घाटे में नहीं होना चाहिए। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर कैश लॉस भी है बंदे को और ये चीज हो रही है नीचे वाली, तो फिर आप कुछ देख सकते हो। आइडली अगर नीचे वाली चीज भी नहीं है तो कैश लॉस आइडली अवॉइड करना चाहिए, राइट? कि कैश लॉस अगर कोई बंदा बिजनेस में गवा रहा है और अगर आपको कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं है कि उसने कैश का घाटा पूरा कैसे किया, कैपिटल उठा के या कैसे करके, तो फिर ऐसी चीजों को थोड़ा सा साइडलाइन करना चाहिए। इनएबिलिटी टू पास ऑन द इंक्रीज्ड कॉस्ट। आपका रॉ मटेरियल या और जो जैसे लेबर कॉस्ट है, कोई और इनपुट कॉस्ट है, वो 100 रुपए की पड़ती है, उसके ऊपर आप मार्जिन ऐड करते हो 10%, ठीक है, और उसको सेल आउट कर देते हो 110 रुपए का, ठीक है जी, ये आप कर रहे हो। तो अब क्या चीज है कि आपकी ये चीज हो गई है 108 रुपए की, ठीक है। तो 10 रुपए आपका मार्जिन फिक्स था, तो आइडियली आपको 10 रुपए ऐड करके ये 118 रुपए का बेचना चाहिए था, पर मार्केट आपको 110 रुपए से ज्यादा पे करने को तैयार ही नहीं है। ये आपको पे करने को तैयार ही नहीं है मार्केट 110 से ज्यादा, यानी कि जो रॉ मटेरियल की इंक्रीज्ड कॉस्ट का बर्डन है वो आप अपने कस्टमर पे शिफ्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। अगर आप ये शिफ्ट नहीं कर पा रहे हो और उसकी वजह से आपके प्रॉफिट डिप हो रहे हो और आप घाटे में जा रहे हो, और तो आपको ऐसी इंडस्ट्री से थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि ये इंडस्ट्री लॉन्ग टर्म में सर्वाइवल नहीं हो सकती। क्योंकि ऐसी इंडस्ट्री, आप खुद सोचिए ना, ऐसा सर्कमस्टांस कब होता है? ऐसा सर्कमस्टांस तब होता है कि जब आपके प्रोडक्ट में कंपटीशन हद से ज्यादा है और आपके प्रोडक्ट्स की इजीली रिप्लेसमेंट्स अवेलेबल है, तो लोग आपकी फिर सुनते नहीं है। लोग कहते हैं कि हम आपको 110 नहीं पे करेंगे, आपको जो आपका प्राइस बढ़ा है तो आपको घाटा खुद ही करना पड़ेगा, तो वहां से बचिए। लास्ट चीज मैं जो आपसे डिस्कस करना चाहता हूं वो है लो प्रॉफिट्स विद पाइलिंग ऑफ स्टॉक, जो कि साइट पे भी नहीं है। इसमें मैं आपसे क्या डिस्कस करना चाहता हूं कि क्या होता है, देखिए, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, तो वहां पे हम सीएस क्या फॉलो करते हैं? देखिए, वो बैक कैलकुलेशन करते हैं, वो पहले नेट प्रॉफिट सेट करते हैं कि भाई इतना प्रॉफिट तो दिखाई देते हैं यार, अच्छा नहीं लगता, इतना प्रॉफिट तो दिखा देते हैं, सारे खर्चे खुर्चे डाल लेते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को बैलेंस बचा लेते हैं। जितने प्रॉफिट के हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक बचना चाहिए उतना क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे बचा लेते हैं। एक्चुअल में चाहे वो क्लोजिंग स्टॉक उतना हो या ना हो, इस चीज से कोई मतलब नहीं होता, लोग ये करते हैं। सीए नहीं, मतलब अकाउंटेंट मैं बोलना चाहूंगा, क्लाइंट बोरोर ये करते हैं, ठीक है, सॉरी सीए मैं वर्ड गलत बोल गया। तो नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो अब क्या चीज है, अब देखिए, नेट प्रॉफिट के बाद क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे इतना बैलेंसिंग फिगर बचा लिया, बैलेंसिंग फिगर बचा लिया। अब नेक्स्ट ईयर क्या हुआ? नेक्स्ट ईयर एक्चुअल क्लाइंट घाटे में था, लॉस में था, पर उसने क्या किया, उसने कहा यार लॉस तो नहीं दिखाना, प्रॉफिट ही दिखाना है। अब यहाँ पे उसने प्रॉफिट ही दिखा दिया, और क्योंकि वो प्रॉफिट का इंपैक्ट कहाँ बढ़ गया? स्टॉक बढ़ा दिया, स्टॉक इंक्रीज कर दिया। यहाँ पे ये इंक्रीज करी गया, करी गया, करी गया हर साल, और यहाँ पे प्रॉफिट शो करी गया, करी गया और करी गया, राइट? तो क्या होता है कि ये एक रिस्की सिचुएशन है। और जब आप मौके पे जाएंगे साइट पे, क्योंकि ये स्टॉक सिर्फ किताबों में बोगस इंक्रीज्ड है, बोगसली इंक्रीज्ड है, तो आपको फिजिकली साइट पे नजर कभी भी नहीं आएगा। तो इसी वजह से कई बार आप बैलेंस शीट और बुक्स ऑफ अकाउंट में देखते होंगे कि साल दर साल स्टॉक बढ़ता जा रहा है, स्टॉक बढ़ता जा रहा है हर साल, ठीक है। सेल्स स्टेबल है, स्टॉक बढ़ता जा रहा है, स्टॉक के नंबर ऑफ डेज बढ़ते जा रहे हैं, प्रॉफिट स्टेबल है, ठीक है। साइट पे जाते हैं तो स्टॉक उतना पड़ा नहीं हुआ जितना किताबों में पड़ा है, तो ये एक सिग्नल है कि आपका क्लाइंट असल में प्रॉफिट में नहीं था, उसने प्रॉफिट को मैनेज करने के लिए यहाँ पे स्टॉक दिखाया हुआ है, ठीक है। तो ऐसी चीजों से बच के रहे। तो आई होप मैं अपने पॉइंट्स आपको क्लियर कर पाया। कुछ भी क्वेरी हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में डाल के पूछें, मैं आपको जरूर आंसर करूंगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको। थैंक यू वेरी मच।